आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। अंबेडकर जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरसा में थे और वहां पर अंबेडकर 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 वो करते हुए नजर आए। ऐसे में जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, उसके बाद से लगातार अब इसको लेकर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि आने वाले बिहार के चुनाव और जिस तरह से लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ और आरक्षण का जो 50% का जो कैप है उसको हटाने की बात राहुल गांधी जो लगातार कर रहे हैं, जिसकी वजह से 240 पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उसको ये दर्द बार बार सता रहा है और उसको लग रहा है आने वाले बिहार के चुनाव में, जहां पहले से ही वो बैकफुट पर है और ये मुद्दा अगर बिहार में भी बड़ा मुद्दा बन गया तो उसके लिए बहुत चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि पहले से ही जो उसके घटक दल हैं वो उसको आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज जब सिरसा में नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो लगातार वो कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए। अपने 11 साल के कामकाज का हिसाब तो उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया और ना ही कभी वो देते हैं और ना ही कभी वो अपने किए गए वादों के बारे में कभी वो बात करना चाहते हैं, ना ही उनसे कोई इस तरह से खुलकर कोई सवाल पूछता है। लेकिन आप मंच से देखिए कि लगातार वो सिर्फ कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए, ये कहते हुए नजर आए कि अंबेडकर का अपमान जो है वो दरअसल कांग्रेस ने किया है। ये भी कहते हुए नजर आए कि वो संविधान का भी अपमान करते रहे हैं और संविधान का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते रहे हैं। लेकिन इस सब के साथ जो नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल जो कि अब कानून बन गया है, उस कानून को लेकर जिस तरह की बातें कही हैं, उसको सुनकर सिर्फ आप हंस ही सकते हैं, क्योंकि 11 साल से सरकार है। अगर वाकई में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, अगर वाकई में कांग्रेस ने 2013 में आखिर में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे 2014 में, उससे पहले अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट में भी उनकी नीयत जो है वो खराब थी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो सवाल फिर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार रही और अब 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, अब तक क्या कर रही थी सरकार? 11 साल में उन्हें मुसलमानों का ख्याल क्यों नहीं आया? और वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो बेवा मुसलमान महिलाओं की बात कर रहे हैं, गरीब पसमानदा मुसलमानों की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि पसमानदा मुसलमान बिहार की हम बात करें उसकी राजनीति का एक अहम हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं उनकी निगाह उस तरफ भी है। और ये हास्यास्पद ही लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसका एक भी नुमाइंदा मुस्लिम नहीं है, उन्होंने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है और मुसलमानों को कोसे बगैर उनके गले से खाना नहीं उतरता है। 80-20 कब्रिस्तान की बात, कपड़ों से पहचानने की बात, आपकी बेटी को ले जाएंगे, रोटी ले जाएंगे, जमीन ले जाएंगे, हड़प लेंगे जमीन को, ये सारी बातें किसने कही हैं? प्रधानमंत्री ने। योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह, ये किसकी पार्टी के नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के। ये किसकी सरकार में है? गृह मंत्री है अमित शाह, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और प्रधानमंत्री को देखिए कि उन्हें मुसलमानों का ख्याल आ रहा है, गरीब मुसलमानों का ख्याल आ रहा है और उनका कहना है कि जो चंद मुसलमान हैं जो कि रेडिकलाइज है, सिर्फ उनका साथ देती हुई कांग्रेस नजर आती है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सवाल ही पूछा जाना चाहिए, जिन गरीब मुसलमानों का सिर्फ नाम भर आ जाए उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, खाने के चॉइस के नाम पर और इल्जाम पर उनको सरेआम मार दिया जाता है, पीट पीट कर उनको मार दिया जाता है, तब मुसलमानों का ख्याल नरेंद्र मोदी को नहीं आता है। जब ये जो नौजवान, जो भटके हुए नौजवान हैं, जिनको अफीम चटा दी गई है धर्म की, जब ये मस्जिदों के सामने तलवारें और लेकर नाच रहे होते हैं और उसके बाद होली के अलग अलग त्योहारों में जिस तरह से त्योहारों के नाम पर जो मुसलमानों के साथ हो रहा होता है, उनकी इबादत गाहों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, वो घर पर अपनी मस्जिद तक पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वो काली पट्टी बांध का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तब मुसलमानों का ख्याल नहीं आता है। तो ये ढोंग जो है, वो ढोंग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ के नाम पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबको पता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों लाया गया है, जिसको कानून बना दिया गया है और अब इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है और इसके साथ साथ सड़कों पर भी आंदोलन लगातार हो रहा है। ये भी पता है नरेंद्र मोदी को कि जो नैरेटिव एक सेट करना चाहते थे, इसका पॉलिटिकल फायदा जो वो लेना चाह रहे हैं, वो भी अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी हिंदू और मुसलमान में बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अब पूछा जाना चाहिए
जब वो ये कहते हैं कि आदिवासियों की जमीन अब हड़पी नहीं जाएगी, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। वो भी तो आदिवासी हैं जिनकी जमीन को अडानी हड़प रहे हैं। तो ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन वक्फ के नाम पर आदिवासियों, दलितों, हिंदुओं, इन सब को देखिए किस तरह से भड़काने का काम किया जा रहा है। सुनिए आप नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा है। लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत, किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपने सुन लिया नरेंद्र मोदी को। और अब पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों, अति पिछड़ों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनके कितने बड़े हितैषी हैं। और अब वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर, उसको कानून बनाकर, अब कोई भी जो वक्फ बोर्ड है वो इन जमीनों को हथिया नहीं पाएगा। सवाल ये उठना चाहिए कि 11 साल से आपकी सरकार है और 11 साल से आप इस सब की इजाजत दे रहे थे और अब अचानक से 11 साल के बाद आपकी नींद खुली है और अब आपको लग रहा है कि वक्फ बोर्ड अब ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। यानी आपके नाक के नीचे वक्फ बोर्ड ये सब कुछ कर रहा था। इस पर सिर्फ हंसी आ सकती है, अफसोस हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह अभी गए थे बिहार और अब नरेंद्र मोदी इसी महीने बिहार जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही जीतन राम मांझी जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। खुली बगावत का एक तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने। लोकसभा में वादा किया गया कि 2 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट उन्हें दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 1 लोकसभा की सीट उनको दी गई। और अभी भी इन दोनों ने मिलकर, नीतीश ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर आपस में सीटों के बंटवारे का प्लान बना लिया है और उनसे इस बारे में कोई मशवरा नहीं किया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उनको 35 से 40 सीटें हर कीमत पर चाहिए। उन्होंने इसको लेकर सेना भी बना दी है और खुली एक तरह से बगावत कर दी है। अति पिछड़ा बड़ा वोट बैंक है जीतन राम मांझी का।
कई मौकों पर जब उन्होंने सभाएं की हैं तो लाखों की तादाद में लोग उसमें इकट्ठा होते हैं, अभी हाल ही में की थी और लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में आप ये सोचिए कि एक तरफ नीतीश कुमार की जिस तरह की दिमागी हालत है, मुसलमान उनसे नाराज हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा उनसे नाराज चल रहे हैं और ऐसे में जीतन राम मांझी की खुली बगावत, तो आप सोचिए कि बिहार में कितनी मुश्किलें पैदा होने जा रही हैं। क्योंकि पिछली बार की भी हम बात करें तो पिछली बार भी नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आए थे और आरजेडी पहले नंबर की पार्टी बनी थी। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और वक्फ जो कानून है उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की मुश्किलें और बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप दोनों मेहमानों को लेकर आइए ताकि चर्चा का हम मेहमानों के साथ आगाज करें। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और जाना माना चेहरा डॉक्टर संदीप यादव जी जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, आपने प्रधानमंत्री का बयान सुना, हालांकि था तो उनका बहुत लंबा चौड़ा बयान, लेकिन उसमें किस तरह से अंबेडकर, संविधान की दुहाई, इमरजेंसी की याद, कांग्रेस को कोसना, मुसलमानों के खैर ख्वाह, मुसलमानों के हितैषी, उनको पंक्चर वाला ही बताना एक तरह से, और दलितों, अति पिछड़ों और आदिवासियों और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की एक तरह से वो यहाँ पर बात करते हुए नजर आए। कैसे देख रहे हैं आप इसको और इस बेचैनी को जो नरेंद्र मोदी के इस भाषण में साफ तौर पर नजर आती है? जी, बुशरा जी, जब प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं आज खास करके अंबेडकर जयंती है, तो अंबेडकर जयंती के दिन वो अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके उनके बारे में बोलें तो अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ बोलना नहीं होता है, जो कहा जाता है वो करना भी पड़ता है। तो अगर अंबेडकर जी पर भारत बीजेपी को इतना ज्यादा भरोसा है, उनको वो इतनी महान हस्ती मान रहे हैं, तो भारत में जातीय जनगणना भाजपा क्यों नहीं करवा रही है? सीधी सी बात है, जातीय जनगणना करवा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं। जातीय जनगणना तो बहुत दूर की बात है। भारत ने सामान्य जनगणना, जिसे सेंसस कहा जाता है, वो तक 5 साल हमारे यहाँ देरी से चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। 2021 में हो जाना चाहिए था। उस समय तो कहा कि कोविड आया हुआ है, कोविड भी खत्म हो चुका। तो इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये यहाँ पर बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं, एक तरफ तो जो अल्पसंख्यक हैं और जो हिंदुओं में जो क्या कहते हैं अपने अनुसूचित जाति है, इसके बीच में एक इसके बीच में एक दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कह दिया, एक चीज तो साबित हो जाती है कि अगर भाजपा अनुसूचित जातियों के पक्ष में खड़ी है तो जातीय जनगणना करवा देनी चाहिए। बिहार में हो चुकी है, कर्नाटक में कल ही परसों हमने देखा कि कर्नाटक सरकार ने भी वो निकाल दी है। तो वो अगर वो जब तक नहीं करवाती तब तक ये स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा पाखंड कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। दूसरी तरफ अगर वो कह रही है कि जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो पंचर लगाते हैं, इसका मतलब गरीब हैं, तो भारत में तो भाजपा सरकार खुद छाती ठोक के कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। तो आप मुफ्त में राशन तो गरीबों को ही दे रहे हैं ना। 80 करोड़ तो इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है, 20 करोड़ होंगे, तो बाकी जो 60 करोड़ हिंदू हैं वो क्यों गरीब हैं? अगर वो कैसे फिर गरीब रह गए? उनको क्यों मुफ्त में राशन दिया जा रहा है? तो इसका मतलब ये भी स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा यहाँ पर न तो अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है और न ही अनुसूचित जाति के तरफ खड़ी है। मेरे ख्याल से उन्होंने एक कहीं पर शायद आज के कार्यक्रम में ये भी कह दिया कि वो समान नागरिक संहिता के बारे में भी उन्होंने बात कर दी। तो समान नागरिक संहिता की बात करेंगे तब तो और आश्चर्यजनक हो जाएगा, क्योंकि अगर आप समान नागरिक संहिता ला रहे हैं तो समान नागरिक संहिता का पहला शब्द ही है समानता, मतलब वो समानता लाएगी। तो समानता और विशेषाधिकार दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द हैं, एक साथ नहीं रह सकते। तो भारत में जब तक आरक्षण है तब तक आप किसी एक जमात को कुछ विशेषाधिकार दे रहे हैं। आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप आरक्षण हटाने वाले हैं। सीधी सीधी बात हो जाती है, क्योंकि आरक्षण में आप किसी एक जमात को कुछ विशेष अधिकार दे रहे हैं। दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबको बराबरी दे रहे हैं। तो एक साथ बराबरी और गैर बराबरी दोनों तो एक साथ नहीं रह सकती।
आप अगर बराबरी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या भाजपा कह रही है कि इस देश में वो जो रिजर्वेशन आज है, आरक्षण है, वो खत्म करने वाली है? क्योंकि अगर वो आरक्षण खत्म करेगी तो मेरे जैसा जो हिंदू है उसको डबल घाटा होगा। घाटा ये होगा कि मुझे आज हमारे परिवार को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाते एक सिंगल पैन कार्ड में मैं 11,000 रुपए टैक्स भर के सरकारी टैक्स भर के अपना काम निकाल दे रहा हूं। हिंदुओं को भी तो कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड न होने के कारण जो भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति है, जो हिंदू हैं, उनको भी तो कुछ विशेष बेनिफिट मिल रहे हैं। मेरे जैसा उच्च जो सिद्धार्थ शर्मा है, तो आपको तो समझ में आ गया होगा। जी, इनका यूनिफॉर्म फ्रेम जो सिविल है वो कोड लाके वो सब खत्म। भाजपा क्या कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके ये सब खत्म करने वाली है क्या? तो बात यह है, इसीलिए मेरे ख्याल से बिहार में जीतन राम मांझी जी ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया है। वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार में जो महादलित हैं उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। महादलित का मतलब ही होता है कि अछूत में भी जो अछूत है, जो दलितों में भी ज्यादा दलित है। और बिहार में ये मगध का एक क्षेत्र है जिसको कि गया के आसपास का क्षेत्र बोलते हैं। पूर्णिया के आसपास का क्षेत्र है जो कि उत्तर पूर्व में आता है। इन खगड़िया एक क्षेत्र है जो कि गंगा के बीचों बीच उत्तर में आता है। तो इन जगहों पे महादलितों की संख्या काफी है। बिहार में 16% अनुसूचित जनजातियां हैं, जिसमें कि 10% केवल महादलितों की संख्या है। और महादलित इस संख्या में है कि बिहार के 38 जो क्या कहते हैं अनुसूचित जाति की रिजर्व्ड सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसमें से 30 सीटों पर महादलितों की का क्या कहते हैं वोटर संख्या करीब करीब 10% है। मतलब आप समझिए, कहीं पर एक वोटर बेस अगर 10% का है, इसका मतलब वो स्विंग वोटर बन जाता है। तो जीतन राम मांझी जी जान रहे हैं कि बिहार में उनका पहुंच, उनकी महादलितों की पहुंच कम से कम 30 सीटों पर ऐसी है जहां पर कि उनका 10% पॉपुलेशन है, उनकी जनसंख्या है। और वो इसीलिए 30-40 सीटों की अब वो मांग कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल वाजिब है। अगर भाजपा सच में जिस तरह से अभी आपने जो वीडियो दिखाया उसके अनुसार वो अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में खड़ी है, तो भाजपा को, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 40 सीट दे देना चाहिए, क्योंकि वो तो वही मांग रहे हैं ना, जो चीज भाजपा कह रही है उसी का प्रतिनिधित्व अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं तो उनको वो सीट दे देनी चाहिए, खुशी खुशी दे देनी चाहिए। भाजपा को क्या दिक्कत है? तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भाजपा इसमें कुछ कर नहीं रही है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लेके वो हिंदुओं को जो बेनिफिट मिल रहा है उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। अगर वो अल्पसंख्यकों को पंचर वाला कह रही है तो वो खुद कह रही है कि इस देश में 80 करोड़ में से कम 60 करोड़ तो हिंदू इतने गरीब हैं कि उनको वो राशन दे रही है। तो भाजपा खुद अपने ही असफलताओं का अगर वो पर्चा पढ़ पढ़ के बता रही है, मैं कहूं कि मुझे 0 नंबर आया था और वो सबसे ज्यादा था क्लास में, कहने के लिए तो मैं कह सकता हूं, लेकिन 0 हमेशा ज्यादा होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये भाजपा का पाखंड बाहर आ रहा है। और भाजपा के इस पाखंड को जीतन राम मांझी जी ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। उन्होंने समझ लिया है कि इस चुनाव में भाजपा ने नीतीश कुमार जी के साथ जो वक्फ बिल में उनसे समझौता करवा के उनका समर्थन ले लिया, उसके चलते एक क्षेत्रीय दल को तो उन्होंने निपट दिया है। लेकिन जैसे ही एक क्षेत्रीय दल को निपटा, दूसरा क्षेत्रीय दल उभर के सामने आ गया। वो कह रहा है कि मेरा भी तो इतना हक है, और डाटा ये कह रहा है। मेरे ख्याल से संदीप जी इस चीज को ज्यादा बेहतर ढंग से बता देंगे। मैं भी मूलतः बिहार का हूं, लेकिन संदीप जी बिहार की राजनीति को ज्यादा अच्छा से समझते हैं। कि जहां तक मेरा डाटा बताता है, महादलितों की संख्या 30 सीटों में बिहार में ऐसी है जहां पर कि उनका 10% से ज्यादा उनकी जनसंख्या है। इसका मतलब ही है कि वो चुनाव पूरी तरह से इस तरफ या उस तरफ वो चुनाव को स्विंग करवा सकते हैं। और अपनी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अगर जीतन राम मांझी जी ने उतनी सीटें मांगी है तो भाजपा को खुशी खुशी दे देनी चाहिए। भाजपा को दिक्कत, भाजपा को इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। करेगी तो वो छीछा लेदर भाजपा की ही ज्यादा हो जाएगी। जी, बिल्कुल। और यही वजह है कि जो आप कटाक्ष के तौर पर जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं और तथ्यों वाली बातें जो आप कह रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखता है। कथनी और करनी में तो फ़र्क है ही, 11 साल में हमने देख लिया है और इसमें कोई अब कहने में गुरेज़ भी नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करके 2 तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं। मैं चाहूँगी टीम से अगर वो दिखा सके वो तस्वीर, जहाँ पर उन्होंने
प्रायोरिटी बताई है कि एक तरफ आज अंबेडकर जयंती है और आप देखिए कि सब जो है सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, राहुल गांधी से लेकर और मल्लिकार्जुन खड़गे सब। लेकिन प्रधानमंत्री कहाँ थे? प्रधानमंत्री थे सिरसा में, और सिरसा में वो वहां पर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, वो वहां पर कांग्रेस को कोस रहे थे, वो वहां इमरजेंसी की याद दिला रहे थे, वो कांग्रेस के तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, वो उसे संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी वो बता रहे थे। और मुसलमानों के बीच में और दलितों और महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और ट्राइबल्स जो है उनके बीच में खाई जो है वो पैदा करवा रहे थे, यानी कि बिना बांटे उनकी राजनीति हो ही नहीं सकती है। और जो मुखौटा वो पहने हुए हैं, जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल वो लेकर आए हैं, उसको पास कराया, कानून बनाया है, जो पसमानदा मुसलमानों की तरफ जिस तरह से उनकी एक तरह से निगाह है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन है और उनको ऐसा लगता है वो ये सब कुछ करके मुसलमानों का वोट हासिल कर लेंगे। क्या वाकई में संदीप जी मुसलमान इतने भोले सीधे हैं? 11 साल उन्होंने नहीं देखे हैं, क्या क्या उनके साथ हुआ है, हो रहा है और आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि आज उन्होंने यूसीसी की भी बात कर दी नरेंद्र मोदी ने, और कहा कि मैं तो उसको सेकुलर सिविल कोड कहता हूं। सोचिए, बीजेपी के मुंह से सेकुलर जैसा वर्ड। और उसके साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड का एग्जाम्पल भी दे दिया। पंक्चर वाला वो मुसलमानों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति वो करती रही, लेकिन हम मुस्लिम जो महिलाएं हैं, जो खासतौर पे बेवा हैं, विडो है, यानी जो पंक्चर बनाने वाले हैं, उन सब के बड़े हितैषी हैं। तो उनसे भी तो हिसाब पूछा जाना चाहिए कि 11 साल से अगर आपने विकास किया तो ये पंक्चर वाले जो है इनका विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए बुसरा जी, पिछले लोकसभा चुनाव में जून 2024 में जो संपन्न हुए, उसमें प्रधानमंत्री ने उस पूरे लोकसभा चुनाव में ह्यूमन राइट्स वॉच का डेटा है, उन्होंने 173 भाषण दिए, जिसमें 110 में उन्होंने इस्लामोफोबिया का जिक्र किया। ये ह्यूमन राइट्स वॉच का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है। प्रधानमंत्री ने ही कहा था, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, ये खोल ले जाएंगे, वो खोल ले जाएंगे, ठीक ना। इसी देश में मुस्लिम युवकों के को सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग का 2014 से 2024 तक सामना करना पड़ा है। यही वो देश है जहां इनके केंद्रीय मंत्री एक तो दिल्ली में दंगा बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, करवाते हैं, और क्यों करवाते हैं? ताकि वो लोग डेस्परेट थे, ताकि उनकी दिल्ली में सत्ता आ पाए। वो कहते हैं उस दंगे में जाके कि देश के गद्दारों को डॉट 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 गोली मारो डॉट डॉट। तो एक्चुअली अब इनके 3 मंत्री, एक मंत्री कहता है आसाम में कि एक्चुअली ये लोग इनसे मछली मत खरीदिए, मियाँ लोगों से, ये लोग मछली में, मुख्यमंत्री है और ये लोग मछली में यूरिया मिलाते हैं। एक इनका कपिल मिश्रा, जिसके ऊपर तमाम आरोप हैं, वो जेल से बाहर है और दिल्ली पुलिस उसके मामले को वो कर रही, परस्यू कर रही है, और उसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अब आप देखिए, अब प्रधानमंत्री की चिंता तो जता रहे हैं, लेकिन उमर खालिद जेएनयू से एक स्कॉलर था, वो लड़का हिस्ट्री में पीएचडी कर रहा था, आज तक जेल में। पूरी भारत की जुडिशरी लगता है कि अंधी हो गई है, कानून अंधा है, या ये देश अंधा है, पता नहीं क्या है, हियरिंग नहीं हो रही है। अभी एक लड़की गुलिस्ता फातिमा, या क्या नाम है उनका, जो वो भी जेल में बंद है बहुत लंबे समय से, गुलफिशा जी, नाम गलत। अब देखिए, ये जो इलाका था सीलमपुर का, वहां से जो एक पार्षद थे जो इस बार चुनाव भी लड़े, क्या नाम था उनका, तारिक नाम था या कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ जी, उनको गिरफ्तार किया गया। तभी जानते हैं कि पूरा केस जो था वो फर्जी था। अब ऐसे जो मामले हैं, प्रधानमंत्री, अच्छा घुसपैठिया जो शब्द है ना, उसका एक ऐतिहासिक रेफरेंस है बुसरा जी। नाजी जर्मनी में 1933 से 1945 तक हिटलर भी यही शब्द यूज करता था। न्यूरेमबर्ग का जो उसने कानून बनाया, उसमें वो जो यहूदी थे, जो कम्युनिस्ट थे, इवन जर्मनी के भी लोग थे, उसने पहले तो दुश्मन के तौर पर यहूदियों को पेश किया, लेकिन बारी बारी से जर्मनी के कम्युनिस्टों को, जो प्रोग्रेसिव लोग थे, सारे जो उसकी सत्ता का विरोध करते थे, उनको मरवाया। अच्छा, हिटलर बहुत ही एक मीडियोकर आदमी था, बहुत सामान्य प्रतिभा का व्यक्ति था, लेकिन उसने भी यही शब्द कहा था, घुसपैठिया। तो घुसपैठिया जो खींचा गया है, जो लिया गया, वहीं से लिया गया है। अब आप देखिए ये कर क्या रही है सरकार, सीए एनआरसी, इधर कहती है कि हम मुसलमानों का हित चाहते हैं, धारा 370 खत्म करना, वो बिल ले आना,
अच्छा, वक्फ बिल में जो थोड़ी मोड़ी जमीनें हैं मुस्लिम समाज के पास, जिस पे वो जी खा रहे हैं मुसलमान की, कब्रिस्तान की, उससे ये विवाद पैदा करके उसको सदाबहार एक मुद्दा पाना चाहते हैं, और उनसे जो उनकी मुंह के रोटी के निवाले हैं उनको भी छीन लेना चाहते हैं। अब लव जिहाद, सरकार बताते नहीं है आंकड़े कि लव जिहाद के कितने मामले आए थे, कितने मामले हुए हैं। ये एक ऐसा नैरेटिव है जिस पे प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, कश्मीर फाइल्स बनती है, केरला फाइल्स बनती है, केरला स्टोरी या क्या, और तमाम फिल्में बनती है। जो जेनुइन यहाँ इस देश के चिंतक थे, महात्मा फुले, उन पे फिल्म बन के इंतजार कर रही है। जो उन्होंने जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस ब्राह्मणवाद का रेफरेंस है, इसलिए उसको रोक के रखा गया है ताकि ये जनता के सामने ना आए। उसको सेंसर बोर्ड ने रोक रखा है, वो रिलीज नहीं हो पा रही है। तो अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री की चिंता एक तरफ है और उनके कारनामे एक तरफ है। जैसे बेसिकली आप देखिए ना कि इन्होंने कैसे इन्होंने नारा दिया था कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, कि हम मुसलमानों को सशक्त करेंगे। लेकिन इनकी जो राजनीति गुजरात में थी, वो पूरी मुस्लिम विरोध से शुरू हुई। जैसे जो गुलबर्गा सोसाइटी थी, 2002 फरवरी 2002 का जो गुजरात में दंगा हुआ, गोधरा का, उससे सबसे ज्यादा फायदा, अब आपको मैं बताता चलूं कि 1985 तक कांग्रेस की सरकार थी बुसरा जी गुजरात में, और जी माधव सिंह सोलंकी जो ओबीसी कम्युनिटी के चीफ मिनिस्टर थे, बड़े इंटेलिजेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीफ मिनिस्टर थे, वो मंडल कमीशन के आने से पहले ही गुजरात में रिजर्वेशन ले आए और 28% रिजर्वेशन उन्होंने ओबीसी को दिया, और उसका विरोध पाटीदार, ब्राह्मण और बनिया लोगों ने करना शुरू किया। दंगे छिड़े, उस दंगे में वो जो दंगा था हिंदू मुसलमान में बदल गया, और क्या हुआ कि अंत में माधव सिंह सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ा। और उसका मामला ये हुआ कि पहली बार बीजेपी ने एक मामला देखा कि किसी भी मामले को हिंदू मुसलमान में बदल दीजिए, बहुत आसान है उसको कम्युनल रंग देना और उसको आसानी से दूसरे दिशा में डाइवर्ट करना। तो ये जो एक लेबोरेटरी से फार्मूला निकल के आया था, उस गुजरात के फार्मूले को धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया गया बुसरा जी, और इनको सफलता जी जी मिली। इनको 95 में गुजरात में सफलता मिली, फिर बाद में केशुभाई पटेल गुजरात भूकंप के बाद इनको मौका मिला, और फिर उसके बाद ये वहां से गद्दी से हटे नहीं। उसी फार्मूले को उन्होंने पुरजोर ढंग से लागू किया यहाँ से, आपके केंद्र से। अब ये बीच बीच में बोलते रहते हैं ताकि कंफ्यूजन फैले और लोगों को लगे कि नहीं नहीं, ये ऐसी मानसिकता के नहीं है, और कम से कम लोग तो जानते ही हैं जो जानते हैं, लेकिन कम से कम कहने के लिए रखने की इन्होंने ये भी कहा है। लेकिन हकीकत में जो इनके कारनामे हैं, जो काम है, वो बेसिकली हर हालत में इस देश की जो 20 से 22 करोड़ आबादी है मुसलमानों की, 15%, उनको एक सब ह्यूमन कंडीशन में डाल देना, और इसके लिए आप सामने है नौकरियों में उनका कोई रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं है। पसमानदा मुसलमान का देने से लिप सर्विस हो सकती है, और लेकिन आपने किया क्या? जो जी मामला बना दिया इस देश में, केवल एक ही एक पॉलिटिक्स हुई है। छोड़ दीजिए मुसलमानों का मामला, हिंदुओं की भी जो दुर्दशा हुई है, मतलब जो हालत है रोजगार की, जीने की, हर तरह से उनका जो स्तर है जीवन का, वो 2012 में जो था उससे कई गुना नीचे गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के पास कुछ कहने को है नहीं, तो वो हिसाब से बोलते क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, वो मानवतावादी विचारधारा थी। उस विचारधारा में जाति के विनाश का फार्मूला था, उस विचारधारा में हर व्यक्ति के सम्मान का फार्मूला था। उसको तो इन्होंने लागू नहीं किया, तो मंच से बाबा साहब के बारे में कब तक नाम बोलते रहते? कुछ तो कहना था। तो आज उन्होंने अब्दुल को टाइट करने की जगह पे अब्दुल के लिए फाइट करने की सोची। जी, बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और लगभग जो अब तक मुसलमानों के साथ हुआ है, हो रहा है, और जो आगे होने की प्लानिंग है, उस सब के बारे में भी आपने बताया है। बड़ी ताज्जुब की बात ये होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जो है वो जपते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो 80% हैं, अगर उनकी बात नहीं करेंगे तो कैसे उनकी दाल गलेगी। जिन ओबीसीज़ को, दलित को, महादलित को वो दरअसल हिंदू बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने अधिकारों से वंचित रहें, वो चाहते हैं कि वो सवाल ना पूछें, वो चाहते हैं कि वो अपने आरक्षण की, अपने अधिकारों की बात ना करें, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो कावड़ में शामिल हो जाएं, और उसी तरीके से धर्म में बस वो अपने आप को डुबो कर रखें। वो चाहते हैं कि मस्जिदों के सामने हर त्योहार में
वो तलवारें फरसे और ये सब लेकर वो नाचें और अभद्र भाषा और गाने बजा बजा कर वो अपने आप को समझे कि उन्हें एक पावर मिली है, देखिए मुसलमानों को वो टाइट कर रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं और मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो खड़े हुए हैं। वो ये सब करके आपके जो जरूरी सवाल हैं उनसे पूरी तरीके से आपको भटका रहे हैं। और सिद्धार्थ जी, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो हिंदू ही तो हैं। जिन हिंदुओं से आज वो सिरसा में तालियां बजवा रहे थे, वो हिंदू क्या उनको इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो सिलेंडर जो 400 रुपए का हुआ करता था उसका अब क्या हुआ, जो अभी एलपीजी के दाम बढ़ाए हैं, पेट्रोल डीजल का, अमेरिका ने जो अभी रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, जो लगातार आंखें दिखा रहा है, चाइना जो लगातार गांव बसा रहा है, जिस तरह से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, इस सब के जवाब तो है नहीं। तो अब उन्होंने ये भी बता दिया है कि देखिए इसके फौरन बाद हमारा नया एजेंडा है यूसीसी, और उसको हम सेकुलर सिविल कोड का नाम उन्होंने दिया है। तो आपको नहीं लगता कि बांटना ये चाह रहे हैं, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और ट्राइबल्स को आपस में बांटना चाहते हैं और उनके एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करना चाहते हैं ताकि इनका आपस में कोई गठजोड़ ना हो जाए, क्योंकि वो गठजोड़ उन्होंने वो देख चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 240 पर सिमट गए थे। तो उनको फिर डर सता रहा है कि बिहार में ऐसा ना हो जाए, तो इसीलिए एक दूसरे को आमने सामने वो खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया बुशरा जी। अभी यही इसी योजना के तहत सबसे पहले उन्होंने जेडीयू को सल्टा दिया बिहार में, लेकिन उन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया था, उनके साथ एक मिसकैलकुलेट। भाजपा के साथ एक चीज सब लोगों को, मेरे ख्याल से डीपी लाइव के दर्शक ध्यान में रखिए, भाजपा जब कहती है कि कांग्रेस मुक्त सरकार, तो असली उसका टारगेट होता है क्षेत्रीय पार्टियां, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा को सबसे ज्यादा जगहों पे सत्ता में आने से रोकती हैं। आज ममता बनर्जी क्षेत्रीय पार्टी हैं, बंगाल में उन्होंने रोक के रखा है। स्टालिन क्षेत्रीय पार्टी हैं, उन्होंने रोक के रखा हुआ है। अगर कहीं पर वो सत्ता में भी आई है, जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ, तो अकेले अपने दम पर नहीं आ पा रही है। भाजपा को अकेले अपने दम पर सत्ता में आने से रोकने वाले जो पार्टियां हैं वो है क्षेत्रीय पार्टियां। वो चाहे पंजाब में भगवंत मान हो, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार हो, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे वो तमिलनाडु में स्टालिन हो। तो भाजपा हमेशा ये कोशिश करती है कि क्षेत्रीय दलों को किसी न किसी तरह से काट छांट कर दी जाए, लेकिन उनके कैलकुलेशन में एक चीज नहीं रहती। ये डाटा बताता है कि 1985 से 2024 तक भारत में करीब करीब 12 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें कि 3 अलग अलग पीढ़ियों ने वोट डाले। मतलब मैं 40 साल का डेटा बता रहा हूं। इस 40 साल के डाटा में किसी भी लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों को 40% से कम वोट नहीं मिला। हमेशा क्षेत्रीय दलों को 40% से ज्यादा वोट मिला है। भाजपा को कभी भी 40% वोट नहीं मिला। जब उनको 303 सीटें आई थी तब भी उनको 40% से कम था। तो भाजपा जानती है कि भाजपा का सबसे बड़ा उसको खुद अपने ताकत, अपने दम पर सत्ता में आने से रोकने वाले दल जो हैं वो क्षेत्रीय दल हैं। तो क्षेत्रीय दल को आपस में लड़ाना, और इसका हमने मॉडल देख लिया महाराष्ट्र में। उन्होंने एक शिवसेना को 2 शिवसेना बना दी, उन्होंने एक एनसीपी को 2 एनसीपी बना दी। और आपने जो कहा उसमें एक चीज इस देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है। पिछले साल के लोकसभा का चुनाव बताता है कि इस देश के 140 में से 100 करोड़ से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट नहीं डालते हैं। केवल 35 करोड़ लोग ही बीजेपी को वोट डालते हैं। 100 से ज्यादा करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं डालते। लेकिन समस्या एक जो चीज है, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया, इसीलिए मैं नोट कर रहा था, मैं आपको बता देता हूं। आज के भारत में 1/3 लोग ये सोचते हैं कि सरकार हमको संस्कार सिखाएगी। पर क्या सरकार गीता रामायण की जगह ले सकती है? क्योंकि संस्कार तो हमारे घर में रखे हुए धर्म ग्रंथ और शंकराचार्य जैसे गुरु सिखाते हैं। सरकार का काम तो है हमें सुरक्षा दे, सड़क दे, स्कूल दे। क्या गीता हर 51 मिनट में भारत में हर 51 मिनट में भारत में एक महिला के साथ अपराध घटित हो रहा है, क्या गीता उसको बचा सकती है, रोक सकती है? नहीं रोक सकती। इसके लिए तो पुलिस और कानून चाहिए। क्या हमारे शंकराचार्य जी के पास मिसाइल है जो चीन को गलवान घाटी से भगवा देंगे? नहीं भगवा सकते, क्योंकि यह सरकार का काम है। हमें सरकार से वही मांगना चाहिए, वो हमारा टैक्स लेकर जिस चीज को हमें दे सकती है। वो अच्छी सड़कें दे सकती है, अच्छे स्कूल दे सकती है, नौकरियां दे सकती है। आप संस्कारों के लिए अपने पुरखों के पास जाइए, गीता रामायण के पास जाइए, संतों की शरण में जाइए।
संस्कार के लिए सरकार की शरण में मत जाइए। जैसे हम अपने डॉक्टर से हम अपने डॉक्टर से दवाई लेते हैं, अपने ड्राइवर से दवाई नहीं लेते, और ड्राइवर से गाड़ी चलवाते हैं, दवाई नहीं लेते। वैसे ही सरकार से सुरक्षा लीजिए, सेवा लीजिए, और पूर्वजों से, संतों से संस्कार लीजिए। ड्राइवर से दवाई मत लीजिए, डॉक्टर से गाड़ी मत चलवाइए। याद रखिए, गुरुजी अपने ही विद्यार्थियों पर ना सबसे ज्यादा छड़ी चलाते हैं। आपके जो गुरुजी स्कूल में गुरुजी हैं, वो अपने ही विद्यार्थियों पर सबसे ज्यादा छड़ी चलाते हैं। वो कोई बगल के स्कूल में जाके छड़ी नहीं चलाते। और हमारे वाले तो विश्व गुरु ठहरे हैं। यहाँ तो गुरुजी सबसे ज्यादा छड़ी चलाते हैं, और हमारे वाले तो विश्व गुरु हैं। तो सबसे ज्यादा जो छड़ी चलाएंगे वो अपने लोगों पर ही चलाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। वो नोटबंदी की छड़ी हो, आप पर ही चली थी। वो किसान कानून की छड़ी थी, आप पर ही चली थी। वो लॉकडाउन की छड़ी थी, वो आप पर ही चली थी। वो जीएसटी की छड़ी थी, वो आप पर ही चली थी। वो आज पेट्रोल दुनिया में सबसे सस्ता होने के बावजूद आम हिंदुस्तानी पेट्रोल महंगा खरीद रहा है, वो छड़ी भी आप पर चल रही है। और अगर इस देश में, मेरा एक सीधा सा तर्क है कि अगर इस देश में हमारा ये मानना है कि अल्पसंख्यक जो हैं उनसे हमको सामान नहीं खरीदना चाहिए, तो भाई भारत पूरा खाड़ी के देश से पेट्रोल काहे लेके चल रहा है? खाड़ी का देश, खाड़ी के सारे देश तो मुसलमान देश हैं। तो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खाड़ी के देश से पेट्रोल लेके उसको अपने गाड़ी में भरवा के ऊपर से भगवा लेके अगर आप किसी को गाय करियाइएगा तो उल्टा उल्टा हो गया ना, क्योंकि आप तो तेल लेके चल रहे हैं, वही तो खाड़ी देश से आया हुआ है। तो सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो सबसे पहले अपनी गाड़ियों पर चलना छोड़ दें, खड़ाऊ पहन लें, पैदल चलना शुरू करें। क्योंकि आप गाड़ी पर चलेंगे तो उसका तेल तो खाड़ी देश से आ रहा है। खाड़ी देश तो सारे के सारे इस्लामिक देश हैं। पहले उसको बंद कर दीजिए, पैदल आ जाइए, तलवार उठा लीजिए और पैर में खड़ाऊ भी पहन लीजिए। बुरा कोई कुछ नहीं है, गाड़ी चलना अच्छी बात नहीं है। शंकराचार्य जी भी पैदल चलते थे, रामचंद्र जी भी 14 साल तक वनवास चले तो पैदल ही चले थे। तो रामचंद्र जी अगर पैदल चले थे तो हम उनका नारा लेने के लिए हम कार पर कैसे चढ़ सकते हैं? हम उनका नारा लेने के लिए जीप पर कैसे चढ़ सकते हैं? हमको भी खड़ाऊ पहन लेना चाहिए और पैदल चलना चाहिए। और गाड़ी में पेट्रोल, ये जो खाड़ी देश से हम लोग पेट्रोल लेते हैं, उसको बंद कर देना चाहिए। मेरी यही राय है भाजपा सरकार से। जी जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जाहिर सी बात है, ये सवाल तो कोई उठाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ मुसलमानों के साथ क्या होता है और क्या किया जाता है और रैलियों से क्या क्या बोला जाता है, और जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वॉच की लगातार रिपोर्ट आई कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है मुसलमानों के लिए यहाँ पर किया गया, और दूसरी तरफ जब शेख आते हैं या फिर जब वो अलग अलग जगहों पर कुवैत जाते हैं, अरब कंट्रीज में जब जाते हैं, तब उनसे किस तरह से गले मिलते हुए वो नजर आते हैं, वो सब भी हमने देखा है। तो अमीर मुसलमानों से गले लगने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गरीब मुसलमानों के साथ जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है वो आप देखिए। और अब तक बात उनकी जान की थी, अब बात उनके माल पर भी आ गई है, और माल पर तो पहले भी थी। जिस तरह से बुलडोज करके लगातार उनकी प्रॉपर्टीज को ध्वस्त किया जा रहा है, या जहां जहां दंगे होते हैं वहां वहां किस तरह से एक तरफा कार्रवाई की जाती है, और अब वक्त प्रॉपर्टीज जो हैं उन पर सीधे तौर पर सरकार की नजर है, ये दिख रहा है। क्योंकि जो रजिस्टर्ड नहीं है उन तमाम प्रॉपर्टीज पर अब हर गली कूचे में डिस्प्यूट क्रिएट किया जाएगा, और उससे लगातार एक सांप्रदायिक माहौल जो है वो जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां बनाने की कोशिश की जाएगी। और आज के नैरेटिव से तो उन्होंने बता दिया कि अब जो आने वाला बिहार का चुनाव है संदीप जी, वो किन लाइंस पर लड़ा जाना है। वो जाहिर सी बात है, उसके सेंटर में वक्फ कानून होने जा रहा है। उसके जरिए वो ये बताएंगे कि देखिए, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की और जो ट्राइबल्स हैं, अब उन जो ये वक्फ बोर्ड है, यानी कि जो मुसलमान हैं, वो अब ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने कानून लाकर इसमें अमेंडमेंट कर दिया। और पहले ये तमाम जमीनें वो आपकी हड़पा करते थे। तो क्या जो छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, वो भी क्या वक्फ बोर्ड ने ली है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, बिहार में करीब करीब 18% मुसलमान है, 17.70, और ये सब बेकार के नैरेटिव है कि इस देश में कोई घुसपैठिया नहीं है। सबसे पहले राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने 720 में हराया था, और उसके बाद महमूद गजनवी आया, लुटेरा था, और उसके बाद तमाम लुटेरे आए। लेकिन पहला जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना हुई, फिर खिलजी वंश आया, फिर सैयद लोदी, फिर उसके बाद मुगल आए। लंबे समय तक भारत में इन्होंने राज किया। तो राहत इंदौरी का जो शेर है कि हर किसी ने इस देश की मिट्टी में अपना कंट्रीब्यूशन किया,
ये सब गलत बातें हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली मुसलमान कौम है। अब देखिए, हिंदू जो महिलाएं हैं उनका प्रजनन दर जो है इस देश में 1.94 है, और मुस्लिम महिलाओं का 2.36 है। तो कहाँ से ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं लोग? पहली बात, ये भी एक मिथक है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री ने खुद 173 भाषण दिए 2024 में लोकसभा चुनाव में। 110 में इस्लामोफोबिया का प्रयोग किया। कायदे से तो उनकी स्पीचें के आधार पर रोक दिया जाना चाहिए था चुनाव में ही उनको, लेकिन हुआ नहीं। तो देश, अच्छा, जो आपने सवाल पूछा कि बिहार का जो चुनाव है, तो बिहार का चुनाव ये बुरी तरह से हार रहे हैं। इस बात को वो भी समझ चुके हैं, जीतन राम मांझी भी, कि जेडीयू अब पर्चे पर बनी और जिंदा रह गई एक पार्टी है। चूंकि मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं नीतीश कुमार जी, अनस्टेबल हैं, और अब वो एक्टिव राजनीति में नहीं आ पाएंगे, तो जेडीयू अब खत्म हो चुक रही है। ऐसी स्थिति में जो रीजनल पार्टीज है, क्योंकि जेडीयू जो खड़ी थी वो पसमानदा मुसलमानों के कंधे पर, महादलितों के कंधे पर, दलितों के कंधे पर, और अति पिछड़ी और कुछ पिछड़ी जातियों के कंधे पर खड़ी थी। 10-12% अपर कास्ट हैं हिंदू बिहार में जो बीजेपी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो। लीडरशिप भले उनकी दूसरी पार्टियों में हो, लेकिन उनका जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ है। लेकिन बीजेपी सत्ता में उनके भरोसे नहीं आ सकती है। हाँ, जीतन राम मांझी इस बात को समझ गए हैं कि जितना वो लड़ लेंगे इस बार, उतना उनकी पार्टी का विस्तार होगा। नहीं तो फिर जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो अपना विस्तार करेगी और उनकी पार्टी जहां है वहीं खड़ी रह जाएगी। ये उनके राजनीतिक विस्तार और राजनीतिक अस्तित्व का भी मसला है। और दूसरी जो बात है कि बिहार के इस चुनाव में अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो इस बार बीजेपी बुरी तरह से हारने जा रही है, क्योंकि जो काम तेजस्वी ने नौकरियों के फ्रंट पर किया, जो सुशासन के स्तर पर किया, वो काम अब बिहार में नहीं हो पा रहा। अभी आज एक घटना चर्चा में है कि जो नया ब्रिज बना था पटना के घाट के किनारे, वो 4000 करोड़ में, 3700 कुछ करोड़ में, उसमें दरार पाई गई है। तो जो भ्रष्टाचार है वो चरम पे है बिहार में। और तेजस्वी ने जो मॉडल दिया, जैसे भी लालू यादव जी के परिवार पर जो भी आरोप लगे रखते पहले लगाए गए सवर्ण मीडिया द्वारा, जैसा भी एक परसेप्शन बनाया गया, उसको तेजस्वी ने बहुत ही मजबूती से तोड़ दिया है, काउंटर किया है। ऐसी स्थिति में जनता, और ऊपर से जो वक्फ बोर्ड पे जो मुस्लिम आबादी है, जो माइनॉरिटी आबादी है, पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गई और अति पिछड़ी महादलितों में भी एक डेंट लगाया है, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, चाहे आरजेडी हो। इस बार अगर चूंकि चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो इनके जीतने का कोई मसला दिखता ही नहीं है। और मैंने बताया कि जेडीयू टूट के ज्यादा हिस्सा, उसका जो बड़ा हिस्सा है वो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की तरफ ही जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल वोटर उन्हीं के, और इस बार वो उनको समेट लेंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी को बहुत इस तरह का नहीं दिख रहा है कि वो बहुत आसानी से बिहार के चुनाव को पार कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को कंफ्यूजन पैदा करना है, तो सिरसा से उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया बिहार के चुनाव के प्रोजेक्ट पर। ये उसी का हिस्सा है कि नहीं, हम तो न्याय करने जा रहे हैं, हम तो मुसलमानों को पंचर सटाने की जगह पर मैंने बाइक की एजेंसियों के मालिक बनाना चाहते हैं। जबकि जो दंगे हुए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हुए, आप देखिए कि सारे दंगों का पैटर्न क्या है। जाके लोग मस्जिदों के सामने डीजे बजाने लगते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, झंडा फहराने लगते हैं, फिर दंगे होते हैं। इनफैक्ट मुस्लिम समाज दंगा नहीं करना चाहता है, उनको उकसा के दंगा करके और निर्दोष लोगों को मारने का पैटर्न निकल कर आया है। तो ऐसी स्थितियों में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी भले मंच से बोलें, लेकिन कुछ ईमानदारी से काम करें तो भारत की जनता का कुछ तो भला हो। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया, उनका जो ट्वीट मैंने देखा, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है वो कहा करती थी कि भारत के संसाधनों में सबसे पहला हक मुसलमानों का बनता है। तो आप आरोप भी लगाते हो और कहते हो कि काम भी नहीं किया। अजीबोगरीब व्यक्ति हैं, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक चीज तो स्थायी है, हिंदू मुसलमान का उनका नैरेटिव और हिंदू मुसलमान से उनकी विचारधारा का चलना, इससे पार वो नहीं जा पाए हैं। बस एक ही चीज परमानेंट है, बाकी उनके यहाँ सब कुछ अस्थायी है। तो ऐसी स्थिति में भारत की जनता को आंख खोल के देखना होगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। और 10 साल बाद भी भारत की जनता क्या वो 5 किलो राशन के साथ ही खड़ा रहना चाहती है या आगे बढ़ना चाहती है, परिवर्तन चाहती है, जीवन में बेहतरी चाहती है, या नहीं मुसलमानों को गाली दे के ही जिंदा रहना चाहती है, या अब्दुल को टाइट करके ही अपने को गौरवान्वित महसूस करना चाहती है। ये गौरव, इस खोखले गौरव से वो कितने दिन जी पाएगी, उसको सोचना होगा।
बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है। गंभीर बातें हैं और उसको सोचने की ज़रूरत है और एक प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बातें लगातार अपने मंचों से करते हुए नज़र आएँ तो आप सोचिए कि ये देश किस तरफ जा रहा है, जिसकी बात लगातार विपक्ष करता रहा है। राहुल गांधी ने भी कई बार कहा है कि लोकतंत्र संविधान जो है वो खतरे में है और ये साफ तौर पर बीजेपी को समझ आ रहा है। यही वजह है कि ये नैरेटिव जो है वो देश में कोने-कोने में जा रहा है। पीटीए का ये नैरेटिव जो है वो देश-देश कोने-कोने में जा रहा है और ये समझ में उनको आ रहा है। यही वजह है कि आज वो अंबेडकर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है। वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और जो उन्हें करना चाहिए था वो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सिद्धार्थ जी आपका, संदीप जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।